नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे परिसर। तो किसी फलन का अपन परिसर कैसे निकालते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था कि किसी फलन का अपने को परिसर निकालना है। तो यदि प्रांत है वो अपने को कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर अपने पास अलग अलग अवयव दिए हुए हैं, x1 x2 x3। तो यानी कि अवयव अपने पास में अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप इन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे और उनका सबका जो सेट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। दूसरा अपन ने जब बात कर रहे थे कि जब अपने पास में जो प्रांत है वो किस में दिया हुआ हो, अंतराल में यानी कि इंटरवल में दिया हुआ हो, तो अपन क्या कर रहे थे कि यदि पहला तो था कि जब y बराबर एफ एक्स को अपन y बराबर अपने पास में एफ एक्स था, यहां से यदि अपन x की वैल्यू y के पदों में निकाल रहे थे यानी कि gy का कोई फलन आ जाएगा, तो इस gy का जो प्रांत है वही क्या हो जाएगा, इस फलन का परिसर हो जाएगा। ये अपन ने दूसरा तरीका अपन ने पढ़ा था। इसी में अपन जब इंटरवल दिया हुआ हो उसमें दूसरी विधि अपन देखते हैं कि जब अपने पास में इंटरवल दिया हुआ है और यदि फलन का मान अपन नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे सोल्व करें। देखो कई बार अपने पास में y बराबर एफ एक्स इस तरीके का फलन दिया हुआ होता है, जैसे y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स अपने पास में क्या हो, एफ एक्स बहुपद हो, कोई बहुपद दिया हुआ है आपको, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद फलन है यानी कोई कोई बहुपद दिया हुआ है आपको एफ एक्स। तो यहाँ से यदि आप x के पदों में अगर x की y के पदों में वैल्यू निकाल लेते हैं तो उस तरीके से कर लेंगे। यदि वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। जैसे कि देखिए एक द्विघात समीकरण अपने पास क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका अपने को प्रांत निकालना है। देखो तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ x क्या होता है, रियल नंबर, यानी x है एक वास्तविक संख्या। भाई अपन फलन की बात कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उस पर बात करें, यानी x क्या होता है, हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी फलन हो उसके लिए। तो यहाँ से अपने को निकालना है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का परिसर कितना होगा। तो देखो ये प्रांत तो इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि ये सब x के लिए क्या है, परिभाषित है। कोई भी x आप रखिए उसके लिए आपको y की एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अब इसका यदि प्रांत निकालना है तो आप y को ले आए दूसरी साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्योंकि ये x के अंदर क्या है, द्विघात समीकरण है। यदि x के अंदर अपने पास में ये बहुपद हो और क्या हो, द्विघात समीकरण, क्या हो, द्विघात समीकरण, जो बहुपद है वो किस में दिया हुआ हो, द्विघात समीकरण में दिया हुआ हो, या तो एफ एक्स के रूप में दिया हुआ हो या एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में अपने को दिया हुआ हो, जहां एक्स भी क्या हो, द्विघात समीकरण हो, और वाई भी क्या हो, द्विघात समीकरण हो। तो इसका परिसर कैसे निकालते हैं, वाई को अपन ने दूसरी साइड ले आए। अब देखिए ये जो अपने पास में है, ये अपने पास में एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 3 है, और ये जो 4 माइनस वाई है ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी ये एक्स के अंदर द्विघात समीकरण है। अपने को पता है कि एक्स है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक्स वास्तविक संख्या है, और एक्स है क्या यहाँ पे, इस जो समीकरण एक अपने पास में ये बनी है, इस समीकरण का हल ही तो एक्स है, यानी इस समीकरण का जो हल आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, वास्तविक आना चाहिए। और किसी भी द्विघात समीकरण का वास्तविक हल कब आता है, जब डी है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। यदि डी लेस देन 0 हो गया तो अपने पास में जो हल आएगा वो कैसा आएगा, काल्पनिक, यानी एक्स है वो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो ये तो अपने पास काल्पनिक तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक्स है वो क्या होता है, हमेशा वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है, इसलिए इसका डी है वो क्या कर देंगे अपन, 0 या 0 से बड़ा। इसका जब डी 0 या 0 से बड़ा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस वाई बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, इसका डी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4, ए की जगह वैल्यू कितनी है 1, और सी की जगह वैल्यू कितनी है 4 माइनस वाई। ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अपने को परिसर निकालना है। परिसर निकालने का मतलब अपने को y की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू किस रेंज में बिलोंग करती है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आ गया 9 माइनस 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू है वो हमेशा 7/4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इसका जो परिसर है वो आ गया 7/4 से लेके इन्फिनिटी तक। और 7/4 भी कैसा आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इनइक्वालिटी में कैसा साइन है, इक्वल टू का साइन। तो इस जो फलन का अपने पास में जो फलन था कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसकी जो प्लस 4, तो इसका जो परिसर आ गया वो क्या आ गया अपने पास में 7/4 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया। तो इस तरीके के जो द्विघात वाले आते हैं उनको अपने सॉल्व करने का तरीका। देखो मैथ में अपने को क्वेश्चन जो भी चीजें होती हैं वो रटनी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें अपने को मेमोरी में याद रखनी पड़ती है।
कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को इस तरीके से उनमें अप्रोच लगानी है। इस चीज का आप ध्यान में रखें कि ये जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये कैसे करने हैं, बस यही अपने को ध्यान में रखना है। ये जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करने हैं। यहाँ अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनके हिसाब से अपन आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को इस विधि से सोचना है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई अपन 4-5 मेथड। देखो फंक्शन जो चैप्टर है वो मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर आप कितना ही पढ़ लो भले, अगर आप डोमेन और परिसर भी निकालना चाहो तो इस पे आप चाहे से 100 क्लास बना लो, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के अंदर अलग अप्रोच लगती है। और जब आपकी इस फंक्शन वाले चैप्टर पे पकड़ हो जाती है तो ये मान के चलिए आपका 11th-12th का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, फिर इसमें कुछ नहीं बचता। ये जो फंक्शन चैप्टर है यही बेसिक है मैथ का, इसलिए इसके जितनी आपको हो सके इतना एकदम अच्छे से इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। तो इससे आपको आगे जब भी आप मैथ पढ़ोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आपका दिमाग है वो भी मैथ के अंदर काम करने लग जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैथ का यही होता है, इसलिए मैंने यही चैप्टर शुरू किया था और इस पर मैंने अच्छे से वीडियो भी बनाए हैं ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ सके कि फंक्शन चैप्टर है क्या। यदि अपने पास में दूसरा क्वेश्चन अपने पास देखते हैं कि y बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जहाँ एक्स तो अपने पास में क्या होता है रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये अपने को पता ही है। अब देखिए ये दोनों द्विघात समीकरण है तो अपन क्या करेंगे, एक्स के अंदर द्विघात समीकरण इसको बना लेते हैं। पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अपन गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब अपन इसको द्विघात समीकरण बना देते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया वाई माइनस 1 प्लस एक्स का गुणांक भी कितना हो गया वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गई। क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इसका डी क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, यानी कि वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू है वाई माइनस 2। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वाई माइनस 1 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे बचा वाई माइनस 1, यहाँ बचा माइनस 4 वाई माइनस 2। या तो आप इसको सोल्व करोगे 4 वाई माइनस 2, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 वाई प्लस का 7, ये 0 या 0 से बड़ा। अब देखिए ये इसका अपन को सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पे आप y का गुणांक कैसा है माइनस में है तो पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दीजिए माइनस से गुणा कर दीजिए, जैसे अपने को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया 7, यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ गया 7/3। और ये देखिए जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इनइक्वलिटी को पूरी को माइनस से गुणा करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब मैंने माइनस के गुणा क्यों किया, क्योंकि अब क्या हो जाएगा लास्ट वाला जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों पे देखो पावर क्या है विषम, यहाँ भी एक है पावर यहाँ भी एक विषम है, तो किस में आ जाएगा अल्टरनेट में आ जाएगा, जिससे मेरे को वैल्यू रख के चेक नहीं करना पड़ेगा। यदि आप ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ माइनस का चिन्ह रखते हो तो फिर आपको इन इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। अब वैल्यू रखोगे फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने जो इनइक्वलिटी वाला टॉपिक सोल्व करवाया है वहाँ आप देख सकते हो इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करना है जिससे अपने टाइम बच सके। अब अपने को एक्स की वैल्यू क्या लेनी है लेस देन 0, यानी कि वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेके 7/3 के बीच में होनी चाहिए, यानी वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेके 7/3 के बीच में होनी चाहिए, और इक्वल टू का साइन आएगा ही आएगा क्योंकि डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इनइक्वलिटी में साइन किसका है, यानी कि जो अपना रेंज आ गई भाई वो क्या आ गया 1 से लेके 7/3 तक। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है वाई इसको 0 के बराबर रखोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 बराबर रखोगे वाई बराबर 1। इस पर भी आप इस समीकरण को चेक करोगे, यदि ये संतुष्ट कर रहा है तब तो वाई बराबर 1 है वो हल आएगा, और यदि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वाई बराबर 1 हल नहीं आएगा। जब वाई बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो गया 0 प्लस ये भी कितना हो गया 0 प्लस वाई की जगह 1 रखोगे 1 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला अपने पास में, जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो -1 बराबर 0, तो क्या -1 0 के बराबर होता है नहीं, इसका मतलब y बराबर 1 है वो अपने परिसर में नहीं आएगा, यानी कि जो y बराबर जो 1 पे अपने पास में क्लोज ब्रैकेट आ रहा था अब अपने पास में कैसा हो जाएगा ओपन, 7/3 भी कैसा आएगा क्लोज। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन इस विधि से सोल्व करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको भी 0 के बराबर रख के जो y की वैल्यू आ रही है वो इस समीकरण में रखनी है,
यदि ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, तब तो y बराबर जो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, परिसर का भाग होगा। और यदि ये बराबर नहीं आ रहा है तो ये परिसर का भाग नहीं होगा। तो कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हो, सीधा ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सोल्व कर लेते हो, और आप एक को यहाँ क्या कर दोगे शामिल, तो आपको लगेगा कि उत्तर ये सही है, जबकि ये उत्तर गलत है और उत्तर ये सही है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करते हो तो वहां पे आपको उसको भी सोल्व करना होता है, क्योंकि ये गुणांक 0 हो जाएगा। तो ये जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हुआ, ये कैसी बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अपन जो ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ये तो किसके लिए आ रहा है, जब एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण थी, लेकिन y बराबर 1 की वैल्यू अपन 0 करते ही ये कैसी बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। तो यहाँ से भी इसका एक हल तो आ ही रहा है, यहाँ से इसका हल आ रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, परिसर के अंदर शामिल है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस विधि से आप उनको अप्रोच करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर, भाई जो जो मतलब पॉसिबल इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन सभी मतलब धीरे धीरे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो y बराबर अपने पास दे रखा है x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका अपने को रेंज निकालनी है। तो देखिए इसको आप पूर्ण वर्ग बना सकते हो, x को इसको लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 है, इसमें आप 4 जोड़ दो और 4 घटा दो, ठीक है, 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और ये विधि है और ये तीनों मिलके इसका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और आप इसको सोल्व करोगे तो -3। तो y बराबर अपने पास कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने पूर्ण वर्ग बना दिया। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म होती है उसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, न्यूनतम वैल्यू उसकी होती है वो होती है 0, 0 या 0 से बड़ी संख्या आती है। और अधिकतम एक्स स्क्वायर के अंदर मतलब कोई भी टर्म का स्क्वायर कर रहे हो उसकी अधिकतम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आप इसमें कोई भी अनंत रियल नंबर रखोगे, इन्फिनिटी ले जाओगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, उसमें से 2 घटाओगे तो भी इन्फिनिटी, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी इन्फिनिटी। तो अधिकतम मान इसका कितना आ गया, इन्फिनिटी। और इस टर्म का न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू न्यूनतम कितनी हो गई, 0 माइनस 3 यानी कि -3। तो y की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो y की वैल्यू न्यूनतम वैल्यू तो हो जाएगी -3, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इसकी जो आ जाएगा वो आ जाएगा -3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आ जाएगा इसका परिसर। तो आप पूर्ण वर्ग बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको अटेम्प्ट करने का अलग अलग अप्रोच होती है। अब देखिए ये कई जगह अपने क्वेश्चन है काम में आते हैं। आगे आप जब भी मतलब कैलकुलस पूरी पढ़ते हो, लिमिट पढ़ते हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उन सब में फंक्शन चैप्टर है वो बहुत काम में आता है। इसलिए अपने फंक्शन चैप्टर पे पकड़ होना जरूरी है, जिससे अपनी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इसके लिए आपको बाद में रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन से अपन कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी स्पीड बन जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो आप उनको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि y बराबर ln e ln है और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसका अपने को रेंज निकालनी है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसकी अपने को रेंज निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालें। आपको बताइए, ये हो गया e की पावर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस e की पावर y बराबर 0। क्योंकि x में द्विघात समीकरण है इसलिए इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d का मतलब हो गया b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac माइनस 4ey, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो e की पावर y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 तो गया, बच गया कितना 1 माइनस 4 प्लस e की पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से e की पावर y है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। e की पावर y की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब एंटी लॉग लोगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, e है वो क्या है, a है वो आधार, e का जो आधार है, e की वैल्यू होती है लगभग 2.718 के आसपास, यानी 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है तो आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू ln 3। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया एंटी लॉग,
तो log लिया जब ये e की पावर y, तो y तो क्या आ गया, बाहर आ गया, और ln e की वैल्यू कितनी होती है 1, और इधर मैंने लिया तो ln 3, क्योंकि चूंकि e आधार लिया है और आधार हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, और जब आधार 1 से छोटा होता है तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने लॉग वाला जो चैप्टर करा रखा है उसमें बता रखा है, तो आप वहां से देख लें। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ln 3 से बड़ी आएगी या इसके बराबर, तो इसका जो प्रेशर आ गया अपने पास में वो आ गया y बराबर ln 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं कि अगर दूसरा अपने पास में जो इसके अंदर दिया हुआ है कि प्रेशर निकालने का, अब देखिए एक चीज और इसमें कि जब अपने पास में यदि अपने को x बिलोंग्स टू, मान लो कोई भी अंतराल दे रखा है, जैसे x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 2 से लेके 3 के बीच में, x की वैल्यू क्या है 2 से लेके 3 के बीच में, यानी x की वैल्यू है वो 2 से लेके 3 के बीच में। अब अपने को बताना है कि 1/x का इंटरवल क्या होगा। जब 1/x का इंटरवल आप लोगे तो आप क्या करोगे, जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या आ जाएगी, पहले नीचे लिख दोगे उसको, और जो छोटे वाली संख्या है वो आएगी बाद में, यानी उसको नीचे लिख दोगे 1/2। तो जो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 से लेके 1/2 के बीच में आ गई। ऐसा आप कर सकते हो कब, जब दोनों संख्या है वो क्या है, धनात्मक है, दोनों संख्या क्या है, धनात्मक है, तब तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, यदि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता, मतलब इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे कैसा आ जाता, क्लोज ब्रैकेट आ जाता। तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों संख्या नेगेटिव है, यानी कि x की वैल्यू है वो -2 से और -3 के बीच में है, तब आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको पता ही है कि 1/-2 और ये 1/-3 सेम ही रहेगी। क्यों, देखो 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और 1/2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, और इसके बाहर अपन ने क्या लगा दिया, माइनस, उल्टा हो गया ना, सॉरी, ये तो क्या हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, तो अपन ने जब इसके माइनस लगा रखा है तब भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि ये वैल्यू हो गई -1/3 की वैल्यू होती है -66। हाँ सही था, ये कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, यही वैल्यू इसकी आएगी। नहीं, जब आपने माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या होती है, -2 की वैल्यू होती है, -1/2 की वैल्यू होती है 0.5, और 0 के बाहर माइनस लगा दिया, और 1/3 की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, तो ये वैल्यू हो गई -0.5 से लेके -1/3 के बीच में, यानी जो सेम संख्या थी पहले थी उसको पहले लिख दिया, और बाद में थी उसको बाद में लिख दिया, बस 1/, करके लिख दिया। प्लस में थी तब मैंने क्या किया कि जो बड़ी वाली संख्या थी उसको पहले लिख दिया, छोटी वाली को बाद में लिख दिया। लेकिन जब आपके पास में x की वैल्यू इस तरीके से दी हुई हो कि x की जो वैल्यू है वो -3 से लेके x की वैल्यू है 2 के बीच में, देखिए इस अंतराल में क्या आ रहा है, एक संख्या प्लस में एक आ रही है, बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, जीरो। जब इस तरीके की संख्या हो तब इसका आप अंतराल लिखते हो 1/x का, तो 1/x क्या आ जाएगा, 1/x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1/-3 के बीच में, और यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। आपको क्या करना है, इनका आपको मतलब अपॉन में ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इनका, और -∞ से शुरू करके ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 से लेके। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों कि जब आप x की वैल्यू है वो लगभग क्या है, टेंस टू 0 है, तो यदि ये वैल्यू मान लो 0 के बराबर है x की वैल्यू, तो अब देखो 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या रखोगे तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +∞। 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या रखोगे यानी माइनस में, तो 1/x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, -∞। ये तो हो जाएगा 0 + h पे, और ये हो जाएगा 0 - h पे। 0 + h पे तो यार ये +∞ और ये -∞, इसलिए जो इसकी जो 1/x का अंतराल होता है वो क्या होता है, -∞ से लेके -1/3 तक, यूनियन अपने पास में जो भी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, 2 थी, तो ये हो जाएगा 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपको ध्यान में रखना, जब भी आप 1/x का अंतराल निकालते हो तो यदि दोनों के बीच में जीरो नहीं आ रहा, इस अंतराल के बीच में कहीं जीरो नहीं आ रहा, तब तो आप डायरेक्ट उल्टा कर दो उनका, बड़ी संख्या को पहले लिख दो, छोटी संख्या को बाद में लिख दो। लेकिन यदि संख्या बीच में अंतराल में जीरो आ रहा है तो आपको अंतराल कैसे लिखना है, 1/x का ऐसे लिखना है। क्यों लिखना है मैंने आपको बता ही दिया कि 0 प्लस थोड़ी सी बड़ी संख्या पर कैसा आ जाएगा, +∞, और 0 से थोड़ी छोटी संख्या पर कैसा आ जाएगा, -∞। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच लगा सकते हो।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जब भी अपने को टी की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए टी की वैल्यू अपने पास में दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास में -7 से लेके 3 तक, ये दी हुई है। अब मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर। देखो जब भी एक्स स्क्वायर करेंगे, मैंने टी का स्क्वायर करेंगे, टी का स्क्वायर करेंगे, तो देखो टी स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? 0। आपको पता ही होगा स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकती है, तो पहले न्यूनतम वैल्यू तो आपको पता ही है, स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अंतराल के बीच में क्या है? 0 है, यहाँ 0 है कहीं ना कहीं, उस पर कितनी हो जाएगा? 0। अब फिर आप इनका वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग करते हो तब आता है 9, और जो -7 का वर्ग करते हो तब आता है 49। यानी टी स्क्वायर की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी? 49, और न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसका अंतराल हो जाएगा ये। ठीक है भाई, आप इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, जो बड़ा वाला वर्ग है उसको यहाँ लिख दोगे, और न्यूनतम वैल्यू तो क्या है? 0 ही होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि 0 नहीं है, जैसे टी की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में, तब आप स्क्वायर करते हो तो डायरेक्ट कर दीजिए। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 से लेके 9 के बीच में। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन यदि यहाँ पे 0 है, 0 है, तब आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम वैल्यू तो टी स्क्वायर की कितनी होती है? 0, और अधिकतम जो वैल्यू है वो आप जो बाउंड्री पॉइंट है उनका स्क्वायर करोगे, जो बड़ी संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं है फंक्शन चैप्टर में काम आए, कई जगह आपके मैथ में कहीं भी काम आ सकती है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि यदि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसका अपने को परिसर पूछे, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका परिसर कितना आएगा? 1। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू, यहाँ भी आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 1 ही रखनी है, और सेम थीटा के लिए ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका परिसर कितना आ गया? 1। यहाँ आप ऐसा ना सोचने लग जाना कि एक्स की वैल्यू तो आप अलग अलग रखोगे तो इसकी हो सकता है वैल्यू अलग आ जाए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होता है जब दोनों बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू सेम हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसके अंदर अपने पास में आता है, नेक्स्ट अपने पास में देखिए क्वेश्चन इसमें आता है कि y बराबर 1/1 प्लस 2 प्लस साइन एक्स, इसका आपको परिसर निकालना है। इस तरीके के फलन का परिसर निकालना है। तो आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1 से लेके 1 के बीच में होती है, और इसके बराबर भी हो सकती है। तो आप इसका जो परिसर निकालोगे, जब आप इसकी अधिकतम वैल्यू रखोगे साइन की, तो इसका फलन का कितना आ जाएगा? न्यूनतम वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी उतना ही उस फलन का मान छोटा आएगा। जब साइन एक्स का आप वैल्यू 1 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/3। न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। जब y आप साइन एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना आ गया? 1। तो इस फलन का जो परिसर आ गया वो क्या आ गया? 1/3 से लेके 1 तक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाए कहीं पे, तो क्या आप इसी तरीके से करोगे? मान लो ये वैल्यू कहीं 0 हो रही हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो यहाँ तो 2 प्लस साइन एक्स है, वो कभी कभी 0 नहीं हो रहा था, लेकिन यदि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अपने पास में y बराबर 1/1 माइनस, मान लीजिए अपने पास वैल्यू है नेगेटिव है कोई, जैसे अपने पास वैल्यू आ रही है 2 - 3 साइन एक्स, ये अपने पास में। ठीक है, देखिए यहाँ से जब इसको अपन सोल्व कर रहे हो तो ये कहीं पे 0 बन रहा है। देखिए जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 2/3। 2/3 1 से छोटा है, यानी साइन एक्स की वैल्यू 2/3 हो सकती है। इस पे ये वैल्यू क्या बन रही है? 0 बन रही है। अब अपन यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब अपन यहाँ क्या करेंगे? एक बार तो रखेंगे साइन की मिनिमम वैल्यू। जब साइन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 बराबर कितना आ गया? 1/5। एक बार आप रखोगे साइन की वैल्यू 1, तो 1 बराबर 2 - 3 यानी कि -1। तो मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पे 0 बन रहा हो तो उस 0 पे थोड़ी सी बड़ी संख्या पे तो कैसा होता है? इन्फिनिटी, और 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या पे कैसा होता है? -इन्फिनिटी। तो इसमें आप क्या करना है? -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 के ऊपर कैसा आएगा? इक्वल क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -1 वैल्यू इसकी आ सकती है कब? जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो? 1 हो।
यूनियन 1/5 से लेके प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके से आप इसका परिसर निकाल सकते हो। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों का परिसर निकालते हो तो ये ध्यान रखना कि जो नीचे वाली जो संख्या है वो कहाँ पे जीरो हो रही है, कहाँ पे जीरो नहीं हो रही है। यदि जीरो नहीं हो रही है तब तो आप डायरेक्ट न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू रख दीजिए, और यदि कहीं पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है नीचे वाले की, तो जीरो वैल्यू हो रही है, तब आप क्या करोगे, अधिकतम और न्यूनतम से आप इसके अंतराल निकाल लोगे, और फिर उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी से माइनस वाले के साथ ले लोगे और प्लस वाला प्लस के साथ ले लोगे। यानी न्यूनतम वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस इन्फिनिटी से लगे न्यूनतम वैल्यू तक आएगा यूनियन, अधिकतम वाली वैल्यू है उससे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका परिसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आते हैं, आप उनको इन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कभी कोई इसमें कोई डाउट आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में इसमें जो टाइप आता है वो आता है कि जब आपको कोई भी फलन दिया हुआ है, यदि फलन है वो एक अंतराल दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इस अल्फा बीटा में यदि एफ एक्स है वो वर्धमान और ह्रासमान हो, यानी कि निरंतर या तो फलन की वैल्यू क्या हो रही है, वर्धमान है, या फलन क्या है, ह्रासमान है। कैसा, निरंतर वर्धमान है और निरंतर ही ह्रासमान है, यानी या तो फलन की वैल्यू बढ़ रही है या फलन की वैल्यू घट रही है। तो निरंतर ह्रासमान है यानी कि हमेशा वैल्यू बढ़ रही है या वैल्यू घट रही है, तब आप इसका कैसे निकालोगे। देखिए वर्धमान है, यदि फलन क्या है, वर्धमान है, तो अपन अंतराल कौन सा निकालना है, अल्फा और बीटा। तो ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, फलन वर्धमान है, इसका मतलब फलन हमेशा क्या होगा, ऐसे होगा, एफ एफ अल्फा पे वैल्यू कुछ होगी, उससे हमेशा क्या आएगी, बीटा की तरफ जो जो जाओगे फलन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। हो सकता है कहीं पे जीरो हो रही हो, जीरो नहीं हो रही हो तो कहीं ऐसे फलन बन सकता है, ये वाला फलन बन गया, कोई भी मतलब जो भी इसका ग्राफ बनता है, यानी इस फलन की न्यूनतम वैल्यू तो कहाँ आ जाएगी, एफ अल्फा पे आएगी, और एफ बीटा पे इसकी क्या आएगी, अधिकतम वैल्यू। तो इसका जो परिसर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ अल्फा से लेके एफ बीटा तक। कब, जब फलन की वैल्यू निरंतर वर्धमान हो, निरंतर वर्धमान हो तब उसका परिसर क्या आ जाएगा, एफ अल्फा से लेके एफ बीटा तक। जब फलन निरंतर वर्धमान है तो फलन का ये आ जाएगा। यदि फलन निरंतर ह्रासमान है तो मान लीजिए कि ये बिंदु अल्फा है और ये वाला बिंदु बीटा है। निरंतर ह्रासमान है यानी फलन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप अक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी अधिकतम मान तो किस पे आएगा अपने पास में, एफ अल्फा पे आएगा, और न्यूनतम मान है वो किस पे आएगा, एफ बीटा पे आएगा ह्रासमान फलन में। तो इसका जो अंतराल आ जाएगा वो आ जाएगा एफ बीटा से लेके एफ अल्फा तक। भाई निरंतर ह्रासमान है यानी कि एफ अल्फा से जो भी आप आगे जाते जाओगे वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। यानी अधिकतम वैल्यू तो किस में आएगी, एफ अल्फा पे आएगी, और यहाँ पे बीटा, अंतराल क्या दे रखा है, अल्फा से लेके बीटा तक। और फलन कैसा है, निरंतर ह्रासमान। तो आप समझ गए होंगे कि जिस पॉइंट पे अपन वैल्यू शुरू करेंगे उस पे तो कैसा आएगा, अधिकतम, यानी कि एफ अल्फा पे तो वैल्यू कैसी आएगी, अधिकतम, और एफ बीटा पे कैसी आएगी, न्यूनतम। यहाँ देखा, आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने पहले बीटा को क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि फलन की वैल्यू घटते जा रही है, यानी जो जो अक्स की वैल्यू बढ़ेगी उस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फलन की वैल्यू घट जाएगी। यानी जो बीटा सबसे बड़ा है उस पर फलन की वैल्यू सबसे कम, और जो अल्फा सबसे छोटा है उस पर फलन की वैल्यू सबसे ज्यादा। लेकिन ये कब है, जब फलन निरंतर वर्धमान हो या निरंतर ह्रासमान हो, और साथ में फलन है वो क्या हो, सतत भी होना चाहिए। साथ में फलन कैसा होना चाहिए, सतत भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सतत क्यों होना चाहिए, मान लीजिए ये कहीं ब्रेक हो रहा होता, यदि ये ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा होता, आप ऐसे बना रहे होंगे, ये ग्राफ ऐसे बनता, एफ अल्फा से एफ बीटा। अब आप इसकी रेंज बता रहे हो, मान लो एफ बीटा से लेके एफ अल्फा तक। एफ अल्फा से एफ बीटा का मतलब क्या हो गया, इनके बीच की सारी संख्या आ गई, जबकि ये फलन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये वैल्यू तो कभी फलन में आई नहीं रही, यानी ये वैल्यू तो कभी परिसर के अंदर आएगी नहीं। तो ये जो अंतराल अपना है इसके बराबर नहीं हो सकता। ये कब बराबर हो सकता है, जब फलन अपना निरंतर वर्धमान हो और साथ में सतत हो, तब अपने पास में क्या करोगे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर लो। इसके अलावा देखिए, अब अगला जो अपने पास नेक्स्ट जो इसमें आती है वो आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, सिग्नम फलन। सिग्नम जो फलन होता है वो होता है, इस किस तरीके से डिफाइन होता है, ऑफ एफ एक्स बराबर, ये होता है मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और जीरो। कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है
और x की वैल्यू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता ही है कि जहाँ पे यदि आपको मान लो x की जगह आप यहाँ एफ एक्स की जगह x ले लेते हो तो ये कितना हो गया मॉड x बटा x। जैसे ही आप इसको डिफाइन करोगे यानी x की वैल्यू अगर धनात्मक होगी तो मॉड x है वो भी कैसा खुलेगा धनात्मक। मॉड x बटा x कितना हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यदि x की वैल्यू 0 छोटी है तो देखो ये ऐप जो मॉड x है वो किसमें खुलेगा माइनस में। माइनस x बटा x कितना हो गया -1, यानी कि 0 से छोटी संख्या पर हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, और 0 से बड़ी संख्या वैल्यू कितनी आएगी 1, और 0 पे वैल्यू इसकी कितनी आएगी 0। 0 वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि 1 और 0 पे इसकी वैल्यू है वो ना तो 1 आएगी या -1 आएगी, 0 पे वैल्यू आएगी 0, और x से 0 से बड़ी संख्या है उनके लिए आएगी +1, और 0 से छोटी संख्या है उनके लिए आएगी -1। तो ये होता है अपना सिग्नम फंक्शन। एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि सिग्नम फलन एफ साइन एक्स, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। जैसे y बराबर अपने को ये दे रखा, तो देखिए अपन इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये अपने पास दे रखा सिग्नम एफ साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। देखिए साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है, पाई पे 0 होती है, 2 पाई पे 0 होती है, माइनस पाई पे 0 होती है, -2 पाई पे, और 0 पे भी 0। जहाँ जहाँ वैल्यू 0 हो रही है वहाँ पे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी 0, यानी कि 0 वाले पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखिए 0 से पाई में इसका ग्राफ बनता है साइन का ऐसा, 0 से पाई में साइन का वैल्यू हमेशा कैसी रहती है धनात्मक, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू आएगी 1, और इन पे कैसा आएगा ओपन आएगा एंड पॉइंट पे, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। भाई 0 और पाई पे वैल्यू साइन की 0 होती है तो सिग्नम साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। बाकी 0 से पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है प्लस, और प्लस के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है +1। फिर देखो पाई से लेके 2 पाई तक आप साइन का ग्राफ ऐसे बनाते हो नीचे ऐसा, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है साइन एक्स की, यहाँ पे नेगेटिव होती है भाई वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी लेगा -1, यानी पाई से लेके 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू -1, और पाई और 2 पाई पे ओपन आएगा क्योंकि इन पे वैल्यू कितनी हो रही है 0। फिर ऐसे ही यदि आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो 0 से लेके -पाई के बीच में साइन का जो वैल्यू बनती है वो कैसी बनती है माइनस में, तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा -1 वैल्यू आ जाएगी, और 0 और -पाई पे ओपन आ जाएगी। ऐसे ही आप जब इसके ऊपर बढ़ते हो तो पाई से 2 पाई पे वैल्यू कैसी होती है प्लस, -पाई से लेके -2 पाई के बीच में वैल्यू कैसी होती है प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी इसकी +1। इस तरीके से आप सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हो। तो इस तरीके के सिग्नम फलन डिफाइन होता है, और ये आप इनका इजीली देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो अपने पास में इसमें अगली जो टॉपिक आता है वो आता है तुल्य फलन या तुल्य फलन या तुल्य फलन या सर्वसम फलन, सर्वसम फलन, या इसको बोलते हैं फलन, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल फलन, आइडेंटिकल या समान फलन। फलन क्या है समान फलन, सर्वसम समान फलन आइडेंटिकल फलन क्या होता है। देखिए दो फलन है अपने पास में, एक तो एफ एक्स और एक जी एक्स, ये दोनों फलन क्या होंगे समान होंगे। कब होंगे कि पहला तो दोनों का प्रांत क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, एफ का प्रांत है वो किसके बराबर होना चाहिए जी के प्रांत के बराबर, दोनों का प्रांत क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर आता है कि एफ का परिसर जी के परिसर के बराबर होना चाहिए, जी का परिसर, यानी दोनों फलनों का परिसर और प्रांत क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ठीक है। तीसरा इसके अंदर दोनों का आरेख सेम होना चाहिए, दोनों का ग्राफ या आरेख सेम होना चाहिए, आरेख समान होना चाहिए, तब उनको कहेंगे अपन समान फलन, समान होना चाहिए, होना, दोनों का ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए समान होना, तब उसको आप क्या कहोगे तुल्य फलन कहोगे या सर्वसम फलन कहोगे या आइडेंटिकल फलन कहोगे। दोनों फलन बराबर होंगे यदि दोनों का प्रांत बराबर हो, दोनों का परिसर बराबर हो, और दोनों का जो ग्राफ बनाते हो वो भी बराबर हो, तो अपन उन फलन को कहते हैं समान फलन। जैसे कि एग्जाम्पल है अपने पास में x
कोमा एक्स स्क्वायर बटा एक्स। क्या ये दोनों फलन समान है? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कोई भी r वैल्यू रखिए और x की जो वैल्यू, इसका जो प्रांत है वो क्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई भी रियल नंबर आप इसका ले सकते हो। परिसर है तो जब भी जो रियल नंबर रख रहे हो वही वैल्यू मिल रही है तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर है वो वैल्यू हमेशा कैसी है, प्लस में, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कैसी है, प्लस में। और इसका जब प्रांत आप निकालते हो तो आपको पता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका प्रांत आ गया आर माइनस जीरो। क्या ये प्रांत और ये प्रांत दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ये फलन समान नहीं है। क्यों, दोनों का प्रांत ही अलग हो गया, इसका है आर माइनस जीरो और इसका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन इसमें एग्जांपल देखते हैं कि 1/x, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये दोनों फलन क्या सेम है। तो देखिए इसका जो प्रांत है वो आप देखोगे तो r माइनस जीरो है और इसका प्रांत है वो भी क्या है, r माइनस जीरो है। तो यहाँ भी x क्या है, डिनोमिनेटर में है और यहाँ भी x डिनोमिनेटर में है, तो r जीरो पे परिभाषित x नहीं है, इसलिए इसका प्रांत भी r माइनस जीरो, इसका प्रांत भी r माइनस जीरो, दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो प्रांत तो सेम हो गए। और परिसर ये भी क्या है, 1/x ही है और ये वैल्यू भी क्या है, 1/x ही है, इसलिए दोनों का परिसर भी क्या है, बराबर ही, परिसर भी दोनों का क्या आ गया, बराबर 1/x का, और किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। दोनों का परिसर क्या है, बराबर ही तो है, क्योंकि जब एक्स एक्स काटोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे एक्स स्क्वायर है, 1/x तो तब आएगा ना जब नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे क्या है, 1/x स्क्वायर, ये है, तो ये 1/x बन गया अपने पास में, एक्स एक्स कट गया तो ये कितना बन गया, 1/x। तो दोनों का प्रांत भी बराबर है, परिसर भी बराबर है, तो ये फलन कैसे हो गए, समान, आइडेंटिकल, तुल्य फलन हो गए। इस तरीके से आप तुल्य फलन चेक कर सकते हो। देखिए अब दूसरा अपने पास में जो इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है, अब देखिए अपने पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि यदि कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, वो दूसरा फलन दे रखा है पाई/2, ये दोनों फलन क्या समान है क्या। तो देखिए ये इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये किसके लिए होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए परिभाषित होते हैं, तो इसका प्रांत कितना आ गया, एक्स बराबर आर, प्रांत किसके आ गया, आर के बराबर। और पाई/2 क्या है, अचर फलन है, यानी यह भी किसके लिए है, एक्स बराबर आर के लिए परिभाषित है, तो यह भी इसका जो प्रांत आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए परिभाषित है, तो इसका भी प्रांत कितना आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि अचर फलन का आप ग्राफ बनाओगे तो ये सब जगह हमेशा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पाई/2, यानी कि ये इसकी वैल्यू पाई/2 रह रही है, तो हर एक्स के लिए यह परिभाषित है, कोई भी एक्स लो आप उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमेशा y बराबर पाई/2, यानी कि अचर संख्या, तो हर एक्स के लिए अपने पास में इसकी वैल्यू पाई/2 रहेगी, तो हर एक्स के लिए परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत भी कितना हो गया। अब परिसर की बात आती है तो आपको पता ही होगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला है, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है, तो ये भी पाई/2 के बराबर है और ये भी पाई/2 के बराबर ही है, तो दोनों का परिसर भी कैसा हो गया, बराबर, तो दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल फलन हो गए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो कि कौन सा फलन तुल्य फलन है, कौन सा फलन तुल्य फलन नहीं है। दूसरा अपने इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन कि नेक्स्ट अपने इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, समफलन। समफलन, कि समफलन क्या होता है। तो समफलन कहते हैं यदि एफ एक्स है, उसमें यदि एक्स की जगह अपन क्या रख दें, -x रख दें, तो आपके पास में क्या आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी अपने पास में x का जो प्रांत है यानी डोमेन है डी, यानी x के, यानी जो एफ एक्स का जो प्रांत है उसके लिए अपन f माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर, तब अपन कहते हैं कि एफ एक्स है वो क्या है, समफलन। समफलन, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने वाली है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, यानी प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए ऐसा होना चाहिए, यदि एक बिंदु के लिए भी ऐसा नहीं है तब यह फलन समफलन नहीं होगा। प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए यह कैसा होना चाहिए, समफलन होना चाहिए। तो जो समफलन होता है
सम फलन होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। सम फलन होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित सममित होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वाई अक्ष के सापेक्ष सममित क्यों होता है, भाई आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये क्या कह रहा है, एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। आपका मान लो एफ एक्स का ग्राफ ये आ गया, कुछ भी आ सकता है। अब ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स का जो माइनस एक्स रखोगे, आप माइनस एक्स रखोगे, उनकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, एफ एक्स के बराबर ही आएगी। यानी इसका क्या लेना पड़ेगा अपने को, वाई एक्स के सापेक्ष इमेज लेना पड़ेगा। भाई यहाँ पे जैसे -2 है तो -2 पे वैल्यू और यहाँ पे 2, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर ही आएंगी। जैसे यहाँ पे -3 है तो -3 पे और +3 पे वैल्यू कैसी आएंगी, बराबर ही आएंगी। और 1 पे वैल्यू आएगी और जो -1 पे आएगी वो वैल्यू भी कैसी आएगी, बराबर ही आएगी। यानी इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स एक्स का ग्राफ है वाई एक्स के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और समफलन का मतलब, अब आती है बात कि कांस्टेंट फलन समफलन है या विषम फलन है। बात इसकी आती है कि यदि y बराबर कांस्टेंट फलन अचर फलन है तो वो सम है या विषम। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, c। एफ एक्स धनात्मक है तो उसकी वैल्यू कितनी है, c, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी है, अचर ही रहनी है। एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या रहनी है, c, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा अचर ही रहनी है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स। इसका मतलब अचर फलन है वो एक क्या है, सम फलन है। अचर फलन एक सम फलन है, सम फलन है। जो अचर फलन है वो एक क्या है, सम फलन है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरा आता है y बराबर एक्स स्क्वायर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता ही है, ये ग्राफ बनता है इसका। ये ग्राफ देखिए क्या है, वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, सममित है। और यहाँ पे आप एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर। और एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे वो भी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक समफलन। समफलन का आप क्या करना है, एफ एक्स आपको जो दिया हुआ होगा उसमें आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, माइनस एक्स, और ये लास्ट में किसके बराबर आ जाता है, एफ एक्स के बराबर, तब तो वो समफलन है। यदि बराबर नहीं आता है तो वो समफलन नहीं है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो कंसेप्ट आता है वो आता है विषम फलन। विषम फलन, नेक्स्ट अपना इसका कॉन्सेप्ट आता है वो विषम फलन। सम फलन को बोलते हैं इवन फंक्शन, सम को बोलते हैं इवन फंक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इवन फंक्शन। विषम फलन को अपन बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। विषम फलन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। विषम फलन का मतलब हो गया कि एफ एक्स के अंदर यदि आप माइनस एफ एक्स रखते हो वो किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। यानी प्रत्येक एक्स जो डोमेन से बिलोंग करता है उसके लिए एफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो उसको क्या कहोगे, विषम फलन। तो जो विषम फलन होता है वो जब आप ग्राफ बनाते हो, तो मान लीजिए इसका ग्राफ ये यहाँ पे ऐसा कुछ बना। अब इसको आप क्या करोगे, माइनस से गुणा करोगे, माइनस से गुणा करोगे यानी वाई की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, सममित। भाई यहाँ पे वैल्यू आई की वैल्यू आ रही थी +1, तो यहाँ -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये आ गया -1, तो यानी इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तो देखिए ये ग्राफ किसके सापेक्ष सममित है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष, ये जो मूल बिंदु है इसके सापेक्ष क्या है, सममित है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट के बीच में, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। यदि दूसरे में है तो इसका ग्राफ बनेगा चौथे में। तो इस तरीके से यह जो ग्राफ है ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, सममित। तो जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है, बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। कोई भी विषम फलन ऑड फंक्शन हमेशा मूल बिंदु ओरिजिन के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। तो इस तरीके से आप विषम फलन और सम फलन चेक कर सकते हो। और कुछ फलन ऐसे होते हैं जो ना तो सम हो और ना ही विषम। कुछ फलन ऐसे क्या कौन से होते हैं, फलन ऐसे भी हो सकते हैं, फलन जो सम भी ना हो, सम भी ना हो और
विषम भी ना हो, ऐसे फलन भी हो सकते हैं। फलन या तो सम होंगे या विषम होंगे या दोनों ही नहीं होंगे, ऐसे फलन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप सम और विषम ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है अपने पास में कि क्वेश्चन है एफ एक्स अपने अगले पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब आपको बताना है कि एफ एक्स क्या है, सम है या विषम है। तो जब भी आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर जीरो रखना है और वाई बराबर भी जीरो रखना है। जब इसमें वाई बराबर जीरो रखोगे तो ये हो गया एफ जीरो बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ जीरो प्लस एफ जीरो, यानी टू एफ जीरो बराबर एफ जीरो, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। फिर इसके बाद में अपन क्या करना है, एक्स को किससे हटा दोगे, माइनस जो वाई दिया हुआ है अपने को, वाई को किससे हटा दोगे, माइनस एक्स से, यानी वाई की जगह अपन क्या रख देंगे, माइनस एक्स। देखिए ये एफ है, एक्स की जगह वाई की जगह रख दिया माइनस एक्स बराबर एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स। अब मैंने वाई बराबर माइनस एक्स क्यों रखा, क्योंकि मेरे को अगर सम फलन विषम फलन निकालना है तो मेरे को एफ एक्स और एफ माइनस एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। यदि इनके बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है, यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो बोल दूंगा सम है, और दोनों में माइनस का फर्क आ रहा है तो विषम है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है इस तरीके का तो बोल दूंगा ना तो सम है ना ही विषम। अब आप सोच रहे होंगे एफ जीरो की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ेगी, ये वैल्यू हो गई एफ जीरो बराबर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो ये वैल्यू कितनी है, जीरो के बराबर है तो ये जीरो हो गई, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर, यानी कि एफ एक्स बराबर माइनस एफ माइनस एक्स। तो यहाँ से आ गया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी कि यह फलन कैसा हो गया, विषम फलन। इस तरीके से आप क्वेश्चन, इन तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ये जो क्वेश्चन मतलब कुछ स्टैंडर्ड टाइप के जो होते हैं उनका अपन आगे मैं बताऊंगा आपको, कि जो स्टैंडर्ड टाइप के जो होते हैं उनमें किस तरीके के मतलब फलन है तो इसको फलन इस टाइप का होता है, यदि गुणा में दिया हुआ है तो इस तरीके का होता है, डिवाइड में दिया हुआ है तो इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से आप सम फलन और विषम फलन चेक कर सकते हो। तो ये हो गया अपने पास में सम फलन और विषम फलन। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि किसी भी फलन को, किसी फलन को सम फलन, सम फलन व विषम फलन, विषम फलन के योग के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी फलन को अपन सम और विषम फलन के योग में लिख सकते हैं। क्यों, कि जो एफ एक्स है, तो देखो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बट्टे दो प्लस एफ एक्स माइनस एक्स बट्टे दो। देखिए ये फलन दो इनका योग के रूप में, अब इन जोड़ बाकी आप इसके करोगे एलसीएम लेके तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स। अब देखिए ये वाला जो फलन है इसमें एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स, यानी दोनों इसी के बराबर आ जाएगा, यानी ये तो हो गया सम पार्ट, सम फलन है। जब इस फलन के अंदर आप माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स, यानी बाहर माइनस लेना पड़ेगा तब इसके बराबर आएगा, ये हो जाएगा विषम फलन, विषम भाग। ये तो कैसा हो गया, विषम भाग, और ये कैसा हो गया, सम भाग। तो आप किसी भी फलन को सम और विषम के योगफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपने पास बच गया
एक तो संयुक्त फलन, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन। दूसरा अपने पास बच गया आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन, किसी भी फलन का आवर्त कैसे निकालते हैं और संयुक्त फलनों को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में अपने पास बच गया एकेकी और आच्छादक। ये अपने पास में अब फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर चीज़ें बच गई, जो अपन अगली नेक्स्ट क्लास में फिर लास्ट में कुछ स्पेशल जो फंक्शन है, स्पेशल टाइप के फंक्शन, उनका अपन पढ़ेंगे। स्पेशल फलन यानी कि स्पेशल फलन जो भी आपको करवाया था ना कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है, तो एफ एक्स क्या हो सकता है, यदि गुणा के बराबर है तो फलन क्या हो सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अपन आगे लास्ट में देखेंगे। ये अपने पास में जो फलन चैप्टर है बच गया। आज की क्लास में अपन इतना ही, अगली क्लास में अपन संयुक्त फलन शुरू करेंगे। थैंक यू।